खबरें। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 95 सीटों पर आज वोट डाले गए। साथ ही इसके अलावा ओडिशा विधानसभा सीट में 35 सीटों पर वोट डाला गया है और यहां पर 5 लोकसभा सीट पर भी मतदान संपन्न हुए। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक चला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वहीं बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासी उत्सुकता देखी गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी गई। दूसरे चरण में पहले 97 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट का मतदान टलने और वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किए जाने के बाद अब आज 95 सीटों पर वोट डाले गए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मणिपुर की, जहां लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गए और दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक 66% से ज्यादा मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में शाम 5:40 तक मतदान औसतन 66.12% रहा था। असम की बात करें तो यहाँ 73.32, बिहार में 62%, छत्तीसगढ़ में 68.7, जम्मू कश्मीर में 43.37, कर्नाटक में 61.8, महाराष्ट्र में 62%, मणिपुर में 74.69, ओडिशा में 64, पुडुचेरी में 78, तमिलनाडु में 72, उत्तर प्रदेश में 62 और पश्चिम बंगाल में 75.27% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। दूसरे चरण में तमिलनाडु के 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग संपन्न हुई। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें हैं, उनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का मुकाबला यहां आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह से है, जबकि कांग्रेस के महेश पाठक भी चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर और बीएसपी के गुड्डू पंडित से है। बात करते हैं बिहार की, जहां कटिहार लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के दुलाल चंद्र गोस्वामी से है। और उधर पूर्वोत्तर में असम की सिलचर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस की सुष्मिता देव के खिलाफ बीजेपी के राजदीप रॉय चुनावी मैदान में हैं। असम की एक और सीट मंगलदोई सीट से कांग्रेस ने भुवनेश्वर कलिता को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला यहां बीजेपी के दिलीप सैकिया से है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। श्रीनगर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के शेख खालिद जहांगीर से है। इस सीट से पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन भी मैदान में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर डोगरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से है, जो महाराजा हरि सिंह के पोते हैं।
और दूसरे चरण के मतदान पर आइए और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। भुवनेश्वर से हमारे साथ मेरी सहयोगी अनु दीवान जुड़ रही हैं और उत्तर प्रदेश के आगरा से हमारे साथ नवविक्रम जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, किस तरह की जानकारी आ रही है मत प्रतिशत को लेकर? कितना बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया आज के मतदान में? अभिलाषा, जो अभी तक खबर आ रही है, करीब 62% मतदान हुआ है। 62% से ज़्यादा मतदान हुआ है। तकरीबन इतना ही मतदान पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था। अगर सुबह से हमने देखा कि लोगों की कतारें थी, ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में सुबह के वक्त काफ़ी लोग बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों तक पहुँचे थे। हालांकि ये मत प्रतिशत कहा जाए क्योंकि बारिश का मौसम था। कल यहाँ पर ज़ोरदार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो खेती बाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ किसानों को थोड़ी समस्या हुई, क्योंकि वो फसल के नुकसान के बाद या फिर उसे संभालने की वजह से कई ऐसे लोग होंगे जो कि मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन मत प्रतिशत अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये 6 बजे तक का आंकड़ा है। हमने शाम के वक्त देखा था कि लंबी लाइनें थी कई जगह पर। 6 बजे के बाद तक जो लोग 5 बजे के बाद अंदर जा चुके थे, उन्हें वोट 5 बजे तक अंदर जा चुके थे, उन्हें वोट डालने दिया गया। कतार लंबी थी, तो करीब 6 बजे तक कई मतदान केंद्र ऐसे थे, पोलिंग बूथ ऐसे थे जहाँ पर लोग मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा 1% और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। करीब आधे या 1% का इजाफा होने की उम्मीद है। जी अभिलाषा। जी बिल्कुल, और अनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनु, आपसे जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा की 35 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें, किस तरह से मतदान प्रतिशत रहा है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल अभिलाषा, आज 5 लोकसभा, दूसरे चरण में 5 लोकसभा और 35 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पे मतदान हुआ, जिसमें करीब 64% तक मतदान हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग हर वक्त ये प्रयास करता है कि मत प्रतिशत बढ़ाया जाए, जिसके लिए वो कई तरह के कार्यक्रम चलाता है, सब करता है। लेकिन इस बार भी ये जो है 64% ही रहा है दूसरे चरण में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आज दिन भर की, तो दिन में शुरुआत के समय तो काफ़ी ही कम तादाद में लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे ही शाम होती गई लोगों की तादाद बढ़ती गई। तो ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, जो सुबह अगर हम बात करें दोपहर 3 बजे तक केवल, सुबह 9 बजे तक केवल 9% ही हुआ था, लेकिन दोपहर 3 बजे तक ये 53% हो गया था। तो वहीं शाम 6 बजे तक 64% तक पहुंच गया ये मतदान। हालांकि अभी पूरे आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन 64% जो थे ये शाम 6 बजे तक हुए थे। वहीं अगर लोगों के उत्साह की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो उत्साह होता है वो होता है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, क्योंकि वो कई सारी उम्मीदें और कई सारे सपने लेकर आते हैं। जो अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं, उनके लिए कई सारी उम्मीदें होती हैं। वो कई चीजें सोचकर समझकर वोट देते हैं, और वो ही नहीं सोचते बल्कि वो ये भी कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इतनी जागरूकता के प्रोग्राम चलाए हैं, इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, तो अपने वोट को लेकर इतने सिंसियर हो चुके हैं, इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो खुद ही अपनी मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन आसपास के बैठे लोगों से भी चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो अपना वोट डाले तो वोट सही उम्मीदवार को डाले और जो देश के लिए, उनके राज्य के लिए तरक्की की राह तलाश सके। तो आज भी हमने यही सब देखा। जो युवा वोटर है वो काफी उत्साहपूर्वक था, उसको क्लैरिटी थी कि अगर उसको कोई भी उम्मीदवार चुनना है तो वो पार्टी नहीं, उम्मीदवार देखना है कि उम्मीदवार आखिर अगर होगा तो उसके लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, उसकी तरह सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमने उड़ीसा में देखने को मिली और काफी हमें भी आश्चर्यजनक हुआ, क्योंकि उड़ीसा हमेशा से एक राज्य माना गया जिसमें एक ही तरफा सरकार चलती गई। लेकिन जब युवा ऐसे सोचता है तो जाहिर है हर पार्टी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और हर उम्मीदवार को एक तरह से जजमेंट का एक मौका दिया जाता है। जी बिल्कुल अभिलाषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नवविक्रम, आपका भी शुक्रिया उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी हमें देने के लिए।
इधर पश्चिम बंगाल के रायगंज में टीएमसी के हंगामे के बाद सीपीएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस्लामपुर इलाके में सलीम की कार पर पथराव किया गया। इससे पहले सुबह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। जानकारी के मुताबिक सीपीएम प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मोहम्मद सलीम का काफिला इस्लामपुर इलाके से गुजर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया गया। तो ओडिशा के बारे में हमने आपको बताया कि लोकसभा की 5 सीटों और विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 35 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है और ओडिशा की 5 सीटों के लिए 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में विधानसभा की 35 सीटों के लिए करीब 77 लाख मतदाता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्होंने आज किया है। और ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 6 मई को 5वें चरण की 51 सीटों पर मतदान होना है और 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजर है उनमें रायबरेली से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लखनऊ संसदीय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वहीं झारखंड का रुख करें तो हजारीबाग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट से शरद यादव का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत तीनों सीटों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रायगंज में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के अलावा करीब 76% से ज्यादा मतदान हुआ। लोगों के मुद्दे शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़े दिखाई दिए, तो साथ ही देश की सुरक्षा और मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी लोग मतदान करते दिखे। 2 चरणों में अब तक राज्य की 42 में से 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ये लंबी कतारें सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही लगनी शुरू हो गई थी। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रायगंज में दूसरे चरण के तहत भी मतदाताओं में उत्साह नजर आया और लोग रोजमर्रा के मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वोट करते दिखे। मेन है सुरक्षा। मेन जो मुखिया है वो स्ट्रांग चाहिए बस। पश्चिम बंगाल ने बढ़ चढ़कर मतदान करने का अपना मिजाज इस बार भी बरकरार रखा और मतदान केंद्रों पर कतार सुबह, दोपहर या शाम कभी भी कम नहीं हुई। पहली बार के कई युवा वोटर जहां खेलों और स्कॉलरशिप बढ़ाने की मांग पर बात करते दिखे, तो महिलाएं अच्छी शिक्षा और शांति की पक्षधर दिखी। एक्चुअल स्टेट के हिसाब से हम लोग को जिस तरह का फैसिलिटी मिल रहा है, तो हम लोग सोचे कि अगर सेंट्रल के हिसाब से भी थोड़ा फैसिलिटी और ज़्यादा मिल सके हम लोगों को, जैसे कि एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप हो गए, स्पोर्ट्स में भी वो स्कॉलरशिप हम लोगों को चाहिए। तो इतना बहुत सारा स्पोर्ट्समैन है जिसका टैलेंट बहुत है, लेकिन प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर प्लेस उसको नहीं मिल रहा है। कहीं वो पैसे की वजह से हो सकता है, कहीं अपना फ्रेम की वजह से हो सकता है। जस्ट मेरा ये मानना है कि जिसका जो टैलेंट है उसका प्रॉपर यूज़ हो। मेन है जो जॉब के लिए सोचेगा, क्योंकि हम लोग एडुकेटेड है मगर इंडिया में सबसे ज़्यादा एडुकेटेड मगर उसको जॉब नहीं मिलता है। तो हम लोग वो चाहते हैं जो प्रॉपर एडुकेटेड है उसको ही जॉब मिले, ऐसा कोई पार्टीबाजी से ना जॉब मिले। और ऊपर से जो एडुकेशन में गवर्नमेंट अगर हेल्प करे कुछ, तो उसमें हम लोग चाहते हैं जो हेल्प करे गवर्नमेंट ने। अच्छा होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। हम लोग जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, यही स्कूल में होगा तो अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छा हुआ और वही अच्छा होगा तो ठीक होगा। दूसरे चरण के लिए भी चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किसी हिंसा की आशंका के मद्देनजर किए थे।
इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगभग 200 कंपनी अर्धसैनिक बलों की यहां तैनात की गई। 42 लोकसभा सीटों वाले राज्य में इस बार 7 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए और हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा और लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और यहाँ राज्य में अपना नया प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है और साथ ही ये भी दिख रहा है कि लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही सीपीएम के वोटों का बिखराव अलग अलग पार्टियों के पक्ष में हो रहा है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी से कैमरामैन संतोष के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ, वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जेडीएस कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार का इमोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूर सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते 1 वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और गुजरात में तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। તમે खुश, देश खुश, तो नाखुश कौन? दुखी कौन छे? गुस्सो कोने छे? पेटમાં કોના બળે છે? રડે છે કોણ? માથું કોણ કૂટે છે? ભાઈઓ બહેનો, તમને આ દેશની સેનામાં ભરોસો છે કે નહીં? એના પરાક્રમમાં ભરોસો છે કે નહીં? આ કોંગ્રેસ વાળા નથી। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। जैसे ही चुनाव जीतेंगे भाइयों और बहनों 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, पार्लियामेंट हाउस में एक नेशनल बजट रखा जाएगा, और दूसरा किसानों का स्पेशल बजट बनेगा। हिंदुस्तान के हर एक किसान को साल के शुरुआत में ही बताएंगे, देखिए आपको इतना बीमा का पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो इतना फायदा मिलेगा, कॉम्पनसेशन आपको यह दिया जाएगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपके जिले में इस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, स्टोरेज के लिए आपको यह फैसिलिटी दी जाएगी। पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले मेनका गांधी ने रोड शो किया। मेनका गांधी का रोड शो शास्त्री नगर स्थित आवास से शुरू हुआ और शहर से होते हुए उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। सुल्तानपुर सीट पर छठे दौर में 12 मई को चुनाव होना है और 23 मई को नतीजों का ऐलान हो जाएगा।
वहीं समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पूनम सिन्हा ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पूनम सिन्हा 16 अप्रैल को ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से पूनम सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से होगा। लखनऊ लोकसभा सीट पर मतदान 5वें चरण में 6 मई को होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में छठे दौर के लिए 12 मई को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं, 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते और कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं। मित्रों, एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? होना चाहिए क्या? मैं बूम लगा लगा कर 10 दिन से पूछ रहा हूं राहुल बाबा को कि राहुल बाबा, ये 2 प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है उस पर आपका रुख स्पष्ट करो। मगर राहुल बाबा कुछ नहीं बोल रहे। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। अभी तो मोदी जी की सरकार है, सरकार फिर से मोदी जी की ही आने वाली है। मगर हम सत्ता में नहीं है तो भी जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता के शरीर में प्राण है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं।